हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बेस्ट एग्रो लाइफ के डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको बेस्ट एग्रो लाइफ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, ये जो कंपनी है, पहले इस कंपनी का नाम सहयोग मल्टीबेस था, फिर उसके बाद में 2018 में कंपनी का नाम चेंज होकर बेस्ट एग्रो लाइफ हो गया था। तो देखिए, जब कंपनी का नाम वो था तो तब ये कंपनी प्लास्टिक रॉ मटेरियल और जो प्लास्टिक के जो ग्रेन्यूल्स होते थे और जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते थे तो उनकी ट्रेडिंग करने का ये कंपनी काम करती थी। यानी कि कंपनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती थी, कंपनी का ये और से लोअर प्राइसेस पे लेके हाइयर प्राइसेस पे सेल करने का ये कंपनी काम करती थी। तो देखिए, पर्टिकुलरली अगर हम इस ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो दो ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है। पहले अगर हम बात करेंगे तो बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड और उसके अलावा बेस्ट क्रॉप साइंस LLP, तो ये दो ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है। तो देखिए, अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो करंटली 60 कंपनी के करंट जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, यहाँ पे 60 प्रोडक्ट ये कंपनी हमें सेल करती हुई नजर आती है। इसके अंदर तरह तरह के जो हर्बिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो होते हैं वो ये कंपनी सेल करने का काम करती है। तो देखिए, एक यहाँ पे मुझे अच्छी बात ये नहीं लगी, वो ये है कि कंपनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है, कंपनी यहाँ पे ट्रेडिंग करने का काम करती है। तो देखिए, यहाँ पर अगर कभी भी आपके पास अगर ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है तो वहाँ पर अगर प्राइसेस वगैरह अगर वहाँ पे चेंज हो जाते हैं तो वहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली वो टाइम आपके लिए बुरा हो जाता है और वहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हो सकते हैं। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में भी वैसा रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में एक तरीके से आप हाई मार्जिन पे आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो वहाँ पे आपके मार्जिन कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपके मार्जिन काफ़ी कम रहते हैं, और अगर मार्जिन कम रहते हैं तो आप वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी मार्जिन और कम हो जाता है तो आप वहाँ पे सीधा लॉस में आ जाते हो। और वहाँ पर अगर प्रोडक्ट अगर आपका बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, यानी कि आपकी जो इन्वेंटरी है अगर वहाँ पे सेल नहीं हो रही है, वहाँ पे कैश इनफ्लो से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और वहाँ पे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे रेवेन्यू वहाँ पे ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं होगा, क्योंकि आप ज़्यादा सेल ही नहीं कर पाओगे अगर आपके पास कैश इनफ्लो के प्रॉब्लम अगर वहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं तो। अब अगर हम कंपनी डेटा की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग 2300 करोड़ के लगभग का इस कंपनी का हमें मार्केट कैप नजर आता है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी हमें ये नजर आती है। लेकिन अगर हम बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो 140 रुपए की यहाँ पे कंपनी की बुक वैल्यू है और 980 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू पे 7 टाइम्स ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मेरे हिसाब से वैल्यूएशन वाइज अगर मैं इंडस्ट्री वाइज अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी जो एग्रोकेमिकल कंपनीज है वो ऑलमोस्ट 3-4 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रही है, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो इतने के पी रेशियोज पे ट्रेड हो रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। अगर हम डेट की बात करेंगे तो 270 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। तो देखिए, ये दिखाता है कि कैश इनफ्लो से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी का कोई कैपेक्स प्लान नहीं है। इन्होंने वो नहीं करना है कि आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा लगातार, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर यहाँ पे 270 करोड़ का डेट है तो यानी कि डेफिनेटली वर्किंग साइकिल के लिए यहाँ पे ये डेट लिया गया है। वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 0.82 का हमें डेट टू इक्विटी नजर आता है। अब आप बोलोगे कि इक्विटी के कंपैरिजन में डेट यहाँ पे कम है तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन देखिए, डेफिनेटली अगर हम इंडस्ट्री वाइज अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम है। और वहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन वाइज भी अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन भी काफ़ी अंडर कंट्रोल नजर आते हैं, और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें वहाँ पे नजर आती है। अगर हम इंडस्ट्री का पी देखेंगे 27 का है, लेकिन इंडस्ट्री के पी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे पीआई इंडस्ट्रीज तो ये काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड होती है, तो वहाँ पे उसकी वजह से इंडस्ट्री का पी रेशियो वहाँ पे ज़्यादा नजर आता है। यहाँ पे ROC और ROE के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये नंबर्स कभी भी चेंज हो सकते हैं, तो इसके बेसिस पे यहाँ पे डिसीजन आपने यहाँ पे नहीं लेने चाहिए। बाकी अगर हम स्टॉक पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 21 का पी रेशियो है, तो आप बोलोगे पी रेशियो काफ़ी कम है। लेकिन अगर मैं बाकी स्मॉल कैप कंपनीज में अगर मैं एग्रोकेमिकल कंपनीज की अगर मैं बात करूंगा तो वहाँ पे 15-16 के पी रेशियो पे हमें वहाँ पे कंपनीज अवेलेबल नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे पिछले 4 साल के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पिछले 2 साल ये कंपनी के लिए काफी फिनोमिनल रहे हैं। यहाँ पे 950 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया था, और इसके बाद में लगभग 1200 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे 40 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था, और इसके बाद अगर हम देखेंगे 100 करोड़ पे ये नंबर आया है। लेकिन देखिए, ये एक नंबर काफी अच्छा हमें यहाँ पे नजर आता है, और एक तरीके से एग्रोकेमिकल्स की डिमांड भी काफी अच्छी तरीके से ग्रो रही है। लेकिन देखिए, जब 2 साल की इतनी फिनोमिनल ग्रोथ हमें देखने
को मिल जाती है तो आपने ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि तीसरे साल में यहाँ तो नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, यहाँ पे वहाँ पे कंसोलिडेशन हमें अर्निंग्स होती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर भी अगर कंपनी 15-20 या 20-25% अगर ग्रो कर जाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हमें नजर आता है, क्योंकि देखिए कंटिन्यूसली आप एक एग्रोकेमिकल ये वाला जो सेक्टर है यहाँ पे इतना रैपिडली आप ग्रो नहीं कर सकते। और जब आपका बेस इफेक्ट लगभग 1200 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू हो चुका है, यानी कि अगर 20% अगर आप ग्रो कर रहे हो तो वहाँ पे 250 से 300 करोड़ का रेवेन्यू आपका बढ़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि ये साल या तो जो कंपनी की अर्निंग्स जो उसमें कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलेगा, या फिर वहां पे जो कंपनी की अर्निंग्स है वो थोड़ी सी हमें कम होती हुई नजर आएगी। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये 3 क्वार्टर्स तक एक नॉर्मल अर्निंग्स कंपनी की थी, और अगर हम देखेंगे तो काफी वॉलेटाइल अर्निंग्स कंपनी की हमें नजर आती है। तो ये देखिए यहाँ पे कभी कभी कुछ क्वार्टरली वाइज यहाँ पे पूरा डेटा अवेलेबल भी नहीं है, तो ये पहले की बात है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे दिसंबर टू मार्च 2021 से अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 208 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया था। तो अभी रिसेंटली यहाँ पे लगातार रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे कि 324 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी का था, फिर उसके बाद में 232 करोड़ हो गया, फिर उसके बाद में 309 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर फिर से हो गया। तो एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो काफी वॉलेटाइल कंपनी के पीएनएल स्टेटमेंट हमें नजर आते हैं। तो यहाँ पे एक एस्टिमेशन लगाना कि आने वाले टाइम पे कंपनी के क्या नंबर्स होंगे तो वो यहाँ पे एस्टिमेट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे 26 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था, फिर उसके बाद में 25 करोड़ का, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे एकदम से 15 करोड़ का नंबर यहाँ पे हो गया था, और यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू फिर से बढ़ गया और कंपनी ने हाईएस्ट रिवर्स सिंगल क्वार्टर का प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट किया था। अगर हम नंबर की बात करेंगे तो अराउंड 38 करोड़ के ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो देखिए इसके ये जो नंबर है इसके बेसिस पे आने वाले टाइम के एस्टिमेशन करना काफी ज्यादा गलत रहेगा, क्योंकि कंपनी के जो अर्निंग्स की अगर हम बात करेंगे तो सीजनल वाइज अर्निंग्स हमें यहाँ पे नजर आती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो थोड़ा वॉलेटाइल है, ये काफी रिस्की, जो रिस्कीनेस है वो भी हमें यहाँ पे दिखाता है। अब अगर हम यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो बाद में अमलगमेशन वगैरह हुए थे तो उसके बाद में यहाँ पे 38% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है। उसके बाद अगर हम देखेंगे दिसंबर 2020 में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया था, और यहाँ पर अगर आप देखोगे दिसंबर 2021 में फिर से अराउंड 5% उनकी होल्डिंग इंक्रीज हुई है। तो देखा जाए तो लगातार यहाँ पे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो अपनी कंपनी में ट्रस्ट करते हैं। तो एज अ पॉइंट अगर हम देखेंगे तो ये पॉजिटिव पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आता है। एक अच्छी बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एफआईआई का भी स्टेक है, बाकी स्मॉल कंपनीज में रिसेंटली हम देखते नहीं है कि एफआईआई का स्टेक होता है। तो यहाँ पे दिसंबर 2020 में यहाँ पे इनकी अराउंड 10% की होल्डिंग थी, और अगर हम अभी देखेंगे तो 11.31% की होल्डिंग हमें यहाँ पे उनकी नजर आती है। अगर हम यहाँ पे डीआईएस की बात करेंगे तो उनकी हार्डली कोई होल्डिंग है, तो ये मैटर नहीं करती है ज्यादा। लेकिन अगर हम पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 43% पे है, और ये सेम नंबर अगर हम ऑलमोस्ट अगर हम एक साल पहले अगर हम देखते तो ये नंबर 48% पे था, यानी कि एक साल में अराउंड 5% यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है। तो देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें यहाँ पे थोड़े पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हमें यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले साल की अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 78 करोड़ का आउटफ्लो में देखने को मिला था। तो देखिए 78 करोड़ का आउटफ्लो क्यों था, क्योंकि देखिए कंपनी लगातार ट्रेडिंग करती है, यानी कि लगातार इन्वेंटरी को बाय करने का ये कंपनी काम करती है। तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर ये कंपनी इन्वेंटरी को बाय करेगी तो वहाँ पे आउटफ्लो रहेगा, तो वो आउटफ्लो की वजह से यहाँ पे हमें ये नेगेटिव आउटफ्लो देखने को मिला है। बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप नेगेटिव आउटफ्लो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि आप आउटफ्लो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीजन ये क्योंकि ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है। तो अगर खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है तो आपको कोई प्लांट मशीनरी खरीदना नहीं है, आपको सिर्फ अपने जो नॉर्मल एसेट्स वगैरह तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन देखिए कंपनी लगातार यहाँ पे 3 साल से कंपनी का अगर हम देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला जो कैश फ्लो के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी अपने जो एसेट्स उनको सेल करके यहाँ पे अपने बिजनेस को यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो कैश फ्लो की प्रॉब्लम अराइज हो रही है वो यहाँ पे पूरी कर रही है। तो देखिए अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करके अपने बिजनेस को चलाना ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर धीरे धीरे करके अगर कंपनी के एसेट कम हो जाते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट हमें नजर आता है। अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 67 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव इनफ्लो हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अराउंड 200 से 250 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने और यहाँ पे डेट लिया है, तो वो डेट लेने की वजह से हमें यहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिला है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे जो कंपनी इंटरेस्ट वगैरह पे करती है तो वो आउटफ्लो में रहता है, और जो कंपनी डिविडेंड पे करती है
तो वो हमें यहाँ पे आउटफ्लो में नजर आता है। लेकिन देखिए लगातार डेट यहाँ पे इंक्रीज करना तो थोड़ा रिस्कीनेस यहाँ पे नजर आता है। अब एट द एंड अगर हम देखेंगे तो 980 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अगर हम पिछले 5 साल के रिटर्न की अगर हम बात करेंगे काफी फिनोमिनल रिटर्न है। और अभी अगर हम ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड यहाँ पे ऑलरेडी अराउंड 30% का करेक्शन यहाँ पे ऑल टाइम हाई से हो चुका है। यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, देखिए मेरे ख्याल से एज अ होल अगर हम देखेंगे तो कंपनी के इनकम स्टेटमेंट हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, तो यहाँ पे बिल्कुल भी स्टेबिलिटी हमें नजर नहीं आती है। तो ये बात तो मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर आप एक कंजर्वेटिव या फिर मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर है तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं है, आपको दूसरे एग्रोकेमिकल्स में जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर है, यानी कि आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो काफी ज्यादा हाई है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि ये जो कंपनी है इसका रेगुलर ट्रैक कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इनकम स्टेटमेंट है वहां पे लगातार वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि सीजनल वाइज अर्निंग्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। कभी काफी अच्छी डिमांड होती है, कभी की डिमांड एकदम कम हो जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये कंपनी अपने रडार पे रखिएगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप रोज कंपनी के ऊपर वॉच नहीं रख सकते, यानी कि कंपनी के डेटा पॉइंट के ऊपर अगर आप रोज नहीं देख सकते कंपनी की क्या नई अपडेट आई है, तो मेरे ख्याल से ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि बेस्ट एग्रो लाइफ के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।